हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं यश चंद्रा आज आपके सामने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जो जीएस पॉइंटर आया है घटना चक्र का, उसे लेकर आया हूं क्योंकि पर्यावरण पारिस्थितिकी से जो प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वे इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। यानी कि इस पुस्तक में, इस वीडियो में जितना आपके लिए पर्यावरण पारिस्थितिकी अब मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ, बस इतना ही काफ़ी रहने वाला है। हाल फिलहाल की आयोग तक की किसी भी परीक्षा, जो राज्य लोक सेवा आयोग है, उनकी सारी परीक्षाओं तक के लिए पर्याप्त होगा। तो अगर आप किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे या टेट दे रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं, सुपर टेट दे रहे हैं, तो उन सब के लिए भी इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं बनती है। यदि बनती है, मान लीजिए कि अगर कुछ और भी प्रश्न इससे ऊपर बनते हैं, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हमारी और भी वीडियो आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे कि जब हम इससे संबंधित कुछ और वीडियो डालें या फिर आपकी परीक्षा के लिए कुछ और सामग्री अपलोड किया जाए तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जैसे ही वीडियो पड़ेगी वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में पड़ता है, आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? सतत विकास। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा कर सके या आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रहे। एसडीजे 10 क्या होता है कि जो कुछ गोल निर्धारित किए गए हैं वैश्विक संगठन के द्वारा, जैसे आपका यूएनओ के द्वारा ये गोल निर्धारित किए गए हैं कि हमें इतने समय में यह लक्ष्य प्राप्त करना है। यानी कि गरीबी दूर करना है, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन पहुंचाना है, प्रत्येक व्यक्ति को आवास पहुंचाना है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य पहुंचाना है। तो इसे ही एसडीजे कहा गया है, यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा गया है, एसडीजे। और यहाँ पर उनकी संख्या है और उनका विषय है। तो एसडीजे 10 किससे संबंधित है? असमानताओं की कमी। यानी कि जो समाज में फैली असमानताएं हैं, मानव निर्मित असमानताएं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। एसडीजे 13 क्या कहता है? जलवायु कार्रवाई, यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीजे 14 क्या कहता है? जल में जीवन। एसडीजे 15 स्थल पर जीवन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है, वे हैं कुल 17। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न दशा देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह विकास कैसा कहलाएगा? विकास सतत विकास प्रकार कहलाएगा। यानी कि यह ऐसा विकास होगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को बचा के रखेंगे। लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई में से यह सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। कौन सा नहीं है? जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अंतरिक्ष अनुसंधान, एसडीजे के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान को शामिल नहीं किया गया अभी तक। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल और खनिज। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। कहां पे है? नागपुर में है। नीरी कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। नीरी की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। सतत विकास के लिए आवश्यक जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध, नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहां पे किया गया था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां? वर्ष 1992 में किया गया था, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के एक शहर में। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था? 1972 में। ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ था 1989 में, 1989।
पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को क्या नाम दिया गया था? एजेंडा 21। यह प्रश्न आज भी कई परीक्षाओं में पूछा जाता है और यहाँ जितने प्रश्न हैं आप मान के चलिए कि यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे ही आएंगे, रिपीट ही होने हैं। इसमें से 90% प्रश्न आपके रिपीट होने वाले हैं। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहा जाता है वायुमंडल। वायु एक क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में कौन कौन से गैसें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती। कहीं कहीं आपको 0.033% भी मिले तो परेशान नहीं होना है, सेम वही अमाउंट रहेगा। नोबेल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती, कौन सी? रेडान नहीं पाई जाती। रेडान क्या होता है? जब कहा जाता है ऐसा, जब भूकंप आना होता है, जब भूकंपी तरंगे सतह में उत्पन्न होती हैं तो वैसी परिस्थिति में रेडान गैस का स्राव होता है पृथ्वी में और इससे क्या चट्टानें थोड़ी फूल सी जाती हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? नाइट्रोजन का है, भी आपने ऊपर देखा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी कौन सी होगी? गैस ऑक्सीजन गैस। क्यों? क्योंकि ये लोग ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। वह कार्य जो पेड़ पौधे नहीं करते हैं, वायु को प्रदूषित। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में पाया जाता है ग्रेफाइट और हीरा में। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण। अपक्षय का विचार संबंधित है, किससे संबंधित है? अपक्षय का विचार एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों से विभक्त करती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा का मुख्यालय अवस्थित है कहां पे? जिनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ था 23 मार्च 1950 को। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव हैं इसमें पेटेरी टलास। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन है? गिरहार्ड एड्रियन। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। और नैरोबी कहाँ है? अफ्रीकी महाद्वीप में एक देश है केन्या। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के छठे सत्र का आयोजन 26 फरवरी 1 से 1 मार्च 2024 तक प्रस्तावित है कहाँ? नैरोबी केन्या में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना यूनेप या यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी 1972 में। यूनेप की कार्यकारी निदेशक हैं एंगर एंडरसन। ईपीए का पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। सुमेलित करना है यहाँ पे। कार्टेजन प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बायोसेफ्टी से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है अनवरत जैविक प्रदूषण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत से। ग्रीन वॉश इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2 दिसंबर 1970 को। एनईएए से आशय है नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ है? एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है इको प्रमाण पत्र। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया इको मार्क। धारणीय कृषि का अर्थ है कृषि भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यानी कि आप इस प्रकार प्रयोग करिए कि उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त न हो। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है वर्ष 2014-15 से। भारत में
हरित कृषि का प्रारंभ करने वाला राज्य है पंजाब, ग्रीन हाउस फार्मिंग। अब कथन कारण देखते हैं। कथन कह रहा है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, जबकि कारण कह रहा है जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। दोनों सत्य हैं और स्पष्टीकरण भी सही हो रहा है। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक हैं संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, एनजीटी के कोई रिटायर्ड जस्टिस ही बनते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। कब? 18 अक्टूबर 2010 को। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? W.M. एडम्स। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं रेचल कार्सन। आमतौर पर समाचार पत्रों में रहने आने वाला रियो प्लस 20 सम्मेलन धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है किससे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास से। रियो प्लस 20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदार का सृजन किया गया, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, पेज। रियो डी जेनेरियो में 2012 से संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में यह काम हुआ। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 1997 में। 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है, न्यूयॉर्क। वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है, क्लब ऑफ रोम। अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृति की, जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। जैसे होता है ना, कोई पौधा होता है और आप उखाड़ते हैं तो उसमें से छोटे छोटे जड़ें भी इस तरह बनी होती हैं, बहुत पतली पतली, और एक मूल जड़ होती है। तो आप मूल जड़ उखाड़ ली, ये तो टूट गई, तो आपको लगता है कि मूल जड़ तो आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, जबकि ये मूल रोम होते हैं और ये भी पौधे के लगने के लिए, यानी कि आप एक जगह से उधार दूसरी जगह रोप रहे हैं तो उसके जीवन के लिए वो भी जरूरी होते हैं। मूल रोम की कोसा भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेल्यूलोज से। मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं पेक्टिन के कारण। पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय क्या है? पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। पर्यावरण संतुलन संरक्षण संबंधित है वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। कुछ तथ्य दिए गए हैं, देखते हैं। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने की सहायता करता है, इसीलिए इसका गठन ही किया गया था, डेडिकेटेड है पर्यावरण को। जबकि सीबीसीबी झरनों कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा जीईएफ, वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीईएफ, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई वर्ष 1991 में। यूएनएफसीसी के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री फंड, एलडीसीएफ उपलब्ध कराता है। कौन? जीईएफ।
विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई थी। द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF कॉप 7 की बैठक के मराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर वर्तमान में GEF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष कौन है? कार्लोस मैनुअल रोड्रिगेज। पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, वह कहां पे उपस्थित है? केरल में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य जिस नाम से जाना जाता है उसे छाता विधान भी कहा जाता है। वर्ष 1952 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे। आनुवांशिकी इंजीनियरिंग आकलन समिति। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है, मिश्र सस्यन, कार्बनिक उर्वरक, नाइट्रोजन यौगीकरण, पौधे और कीट प्रतिरोधी सस्य किस्मों का प्रयोग। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है मसानोबु फुफुका। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया गया ऑस्ट्रेलिया ने। विकास का वो पक्ष जो 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्ष की चर्चा में सम्मिलित नहीं था, राजनीति और विकास। कथन कारण यहां है, कथन कह रहा है देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। कारण कह रहा है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो ये तो सही लग रहा है, लेकिन आर किसी लिहाज से सही नहीं लग रहा है। संधारणी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताना है। पहला है वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणी विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जबकि दूसरा कथन कह रहे हैं वैश्विक संधारणी विकास रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणी विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। अब है पारिस्थितिकी के बारे में देखते हैं। 10% नियम दिया गया था लिंडमैन के द्वारा। 10% नियम के तहत एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। यह कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि प्रथम उपभोक्ता है, यहां से द्वितीय उपभोक्ता तक और यहां से तृतीय, और यहां से इस तरह जब बढ़ेगा तो यहां अगर 100 यूनिट है तो इसका 10% ही यहां पहुंचेगा। उसके बाद इसका जो 10% हो अगले में पहुंचेगा, फिर इसका 10% अगले में पहुंचेगा। जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। स्वपोषी स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है, उत्पादन को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। परपोषी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है द्वितीयक उत्पादकता। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, क्या होता है? घटती है। कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम हो सकते हैं, क्या होंगे? कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों, पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट आ सकती है। पारिस्थितिकी यहां देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो परागण होता है वह न केवल मधुमक्खियों द्वारा बल्कि बर्रों, मकड़ियों, पक्षियों के माध्यम से भी होता है। पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जीव और वातावरण के बीच का है। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया ओइकोलॉजी के नाम से। जीवधारियों के कार्बनिक अकार्बनिक वातावरण पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, यह बताया था अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह किसने बताया? यूजिन ओडम ने।
सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई 1935 में एजी टांसले के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म कहा जाता है। कार्ल मायोविस और फोर्ब्स ने कहा, प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है पारिस्थितिकी तंत्र। गहरी कार्बन वेधशाला डीसीओ के संबंध में यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र होता है। पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन जीवों ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों के रहने की सटीक जगह कहलाती है आवास। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारू तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं पारितंत्र का। वन, तालाब, खेत में कृत्रिम पारितंत्र है खेत। वन, झील, धान के खेत, घास के मैदान में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। घास स्थल, वन, मरुस्थल उदाहरण है स्थलीय पारितंत्र का, पारिस्थितिकी तंत्र का। झील, नदियां, समुद्र, तालाब, ज्वार, नदमुख आदि उदाहरण किसके हैं? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। कथन कारण देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। कथन कह रहा है, कारण क्या है? मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो कथन ए तो गलत है क्योंकि निर्भर हैं एक दूसरे पे, और आर सही है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है सीयर। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है पारिस्थितिकी कर्मता। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सामुद्रिक। समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र बहुत विशाल है। पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल हाइड्रोस्फीयर में समुद्री जल होता है लगभग 97%, 97%। यदि वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही गुर्दे इसकी आर्द्र भूमियां हैं। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त है सोडियम क्लोराइड। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वनरोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल प्रभार। वन जीव संरक्षण पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, वृक्ष काटना। रेगिस्तान में निवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद जानवर। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है सर्वहारा को, ओमनीवोरस को, यानी जो सब कुछ खा सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का एक जीवी संघटक नहीं है वायु। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं वे कवक और जीवाणु। अपघटक वे जीव हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके पोषक तत्वों। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ने अपघटक सूक्ष्म जीवों की एक विशिष्ट किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, कोलक्रीम, प्रोटोजोआ, केचुआ भूमिका अदा करते हैं अपघटकों की। चींटी, हिरन, लोमड़ी, बाघ में प्राथमिक उपभोक्ता चींटी है। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं शाकाहारी प्राणी। चींटी
हिरण, लोमड़ी तथा बाघ में अपघटक डिकम्पोजर तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती हैं कौन सी? चींटियां। यह पूछा जा सकता है कि इनमें से दोनों श्रेणियों में कौन आता है, तो चींटियां आती हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव कहाँ ठहरता है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता के तौर पर। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों यानी कि हरे पौधे घास फूस से प्राप्त करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में पादप प्लवक घास वृक्ष हैं, क्या हैं? प्राथमिक उत्पादक हैं। इकोसिस्टम के संबंध में सत्य कथन उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। जैविक एवं अजैविक संगठकों मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं उत्पादक। एक पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में जंतु प्लवक टिड्डे एवं गाय हैं प्राथमिक उपभोक्ता। एक पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में पक्षी, मछलियां तथा भेड़ियां हैं द्वितीय उपभोक्ता। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक होते हैं हरे पौधे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। पौधे हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हैं हरे पौधे। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होता है? घास, उन पे निर्भर टिड्डा, टिड्डों पे निर्भर मेढक और मेढक पे निर्भर सांप। एक तरह से देखते हैं, टिड्डा घास खाता है और टिड्डे को मेढक खाता है और मेढक को सर्प खाते हैं। घास हो गया प्राथमिक उत्पादक हो गया और टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। मेढक द्वितीयक उपभोक्ता हो गया और सर्प तृतीयक उपभोक्ता हो गया। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है क्या कहे जाते हैं? खाद्य या फूड। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल वे में एनर्जी का प्रवाह होता है। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी और मानव। घास को बकरी खाती है और बकरी को जानते ही आप। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र होगा? तालाब और समुद्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को क्या कहा जाता है? जीव भार का पिरामिड। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है सीधा, अपराइट। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र घास, टिड्डा, मेढक, सर्प में डीडीटी का समावेश होने के बाद जिस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा वह है सांप। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहा जाता है? जैविक आवर्धन। डीडीटी प्रदूषक होते हैं जैव अनिम्नीकरण के। नीम, अमलतास, पीपल, यूकेलिप्टस में वह जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है पर्यावरण शत्रु। वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है यूकेलिप्टस। वृक्ष पर्यावरण लैंटिक आवास, लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक की अधिकता होती है वृद्धि। लिम्नेटिक क्षेत्र होता है पानी का खुला क्षेत्र। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। इनमें उदाहरण आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय। बहते जल के आवास लोटिक आवास कहे जाते हैं जैसे नदी, और ठहरा हुआ जल लैंटिक आवास। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है महासागर का। वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, समुद्र में सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ का होगा? समुद्र का। जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल, जैवमंडल में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है? जैवमंडल। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया था गैसीय चक्र में।
पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है औद्योगिक प्रबंधन का। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है जिस आंदोलन का नारा है चिपको आंदोलन। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण संबंधित आंदोलन एपिको आंदोलन। चिपको कहाँ था, कमेंट करके बताइए। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। जीवमंडल का उदाहरण एक खुले विवृत तंत्र से है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख उपभाग पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र आदि। सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। वर्ष 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया एजी टॉन्सले के द्वारा। सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों, जंतुओं, अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं क्या कहलाते हैं, वियोजक या अपघटक। झील, घास स्थल, मैंग्रोव, महासागर परितंत्रों की घटती उत्पादकता का सही अनुक्रम है मैंग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील और फिर महासागर। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी क्या होती है, अधिक होती है। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा होती है पोषित। पोषक स्तर बनते हैं, पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है ऊष्मागतिक के पहले नियम के अनुसार। प्रथम पोषण स्तर से द्वितीय पोषण स्तर तथा द्वितीय पोषण स्तर से तृतीय पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती है। वो 10% वाला सिद्धांत याद होगा पीछे आपको। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का वह भाग जो शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है लगभग 10% भाग। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था अर्नीज नेस ने। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया बेनेट के द्वारा। पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल ने। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप में धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों यथा जल, ऊर्जा इत्यादि आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है बढ़ा देती है पदछाप के आकार को। कार्बन के सामाजिक मूल्य पद से आशय है प्रदत्त वर्ष 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति। यहाँ पे सुमेलित करना, एक तरफ कुछ दिए गए हैं अधिनियम और क्षेत्र, दूसरी तरफ वर्ष। जैसे वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002 और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए पारित किया गया 1986 में। जनजातियों अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम दिया गया दिसंबर 2006 में। वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1980 में। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। वह जो एक समर्थन सेवा है पोषक चक्रण और फसल परागण। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या होता है, डाइटम सोपोसी, उसके बाद क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता और उसके बाद हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। जैव वानिकी बायोनॉमिक्स से संबंध में सही है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, सिनोनिम्स है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है।
जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। जैव वानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स शब्द बायो तथा नॉमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव या जीवन से है, जबकि नॉमिक्स ग्रीक शब्द नोमोस से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है नियम। बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ जीवन के नियम। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है पिक्नोलाइन। किसी जल निकाय में लवणता प्रदर्शित करती है हेलोक्लाइन। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है थर्मोक्लाइन। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं पोषकों को सतह पर लाकर। जब समुद्र में अपवेलिंग होती है, जैसे इस तरह से अगर समुद्री जल का नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आना होता है, तो यह पोषक तत्वों का सम्मिश्रण होता है। नीचे से पोषक तत्व ऊपर या फिर किसी दूसरे स्थान से किसी दूसरे स्थान पर शिफ्टिंग होती है। वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे और पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। कैसे? समुद्री उत्प्रवाह के द्वारा। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें घोषित किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं को निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को किया गया है विनियमित। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं वह है जल की सीमाओं एवं आग के कारण। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही कहलाता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण की सर्वमान्य परिभाषा दी। एफ क्लीमेंट ने मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एफ क्लीमेंट ने प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही तथा निश्चित स्थान पर विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है अनुक्रमण। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है नदी। जैव विविधता के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण के द्वारा। इन सीटू ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों तथा जंतुओं के व्यापार से खतरा न हो। प्रकृति के संरक्षण को ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई। यह रणनीति गठबंधन है WWF और IUCN की। जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। जैव विविधता अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया था विटेकर ने। जैव विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है अल्फा सूचकांक। जैव विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात है बीटा सूचकांक। जैव विविधता का वो सूचकांक जो किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है गामा सूचकांक। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। आनुवांशिक जाति समुदाय पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है जैव विविधता। जैव विविधता का नाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण और वनों का नाश। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैव विविधता के ह्रास के लिए। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक प्राकृतिक वास का विनाश। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण आवासीय विनाश। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। किसी प्रजाति के जीनोम में विद्यमान DNA के मानक लघु खंड के विशिष्ट अनुक्रम द्वारा उस प्रजाति की पहचान करने वाली तकनीकी क्या होती है? DNA बार कोडिंग कही जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 20 को घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का आक्रमण। सबसे ज्यादा कारक जिम्मेदार है वो आवास का विखंडन, हैबिटेट लॉस।
जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा प्राकृतिक आवासों, वनस्पति का विनाश और झूम खेती। देश के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी हिस्सों में यह प्रचलित है, जो कि अवैज्ञानिक तरीका है खेती का। झूम कृषि, बड़े बड़े जंगल को आग लगा दी जाती है, उन्हें समाप्त कर दिया जाता है और फिर खेती की जाती है। जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है पूर्वी हिमालय। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि पाए जाते हैं उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। ये हॉटस्पॉट हैं पूर्वी हिमालय, हिमालय हॉटस्पॉट का भाग, पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका हॉटस्पॉट का भाग, अधिकांश पूर्वोत्तर भारत एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इंडो बर्मा इंडो म्यांमार हॉटस्पॉट का भाग, निकोबार द्वीप समूह, सुंडालैंड हॉटस्पॉट का भाग। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट का थार रेगिस्तान तथा बंगाल की खाड़ी में संतृप्त क्षेत्र पश्चिमी घाट है। गंगा का मैदान पश्चिमी घाट मध्य भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान मध्य भारत में से वह क्षेत्र जिसे हॉटस्पॉट माना जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हॉटस्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग 1988 में किया गया नॉर्मन मायर्स ने। जहां पर जातियों की पर्याप्तता, स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, वह क्षेत्र कहलाता है हॉटस्पॉट। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया का है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। कितने समय तक? 50 वर्षों से। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी हैं बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच, कर्मता, आनुवंशिक भिन्नता की कमी। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है व्यापक नीच, ब्रॉड नीचे। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों, पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती हैं रेड डाटा बुक्स में। रेड डाटा बुक रेड लिस्ट से संबंधित संगठन IUCN है। प्राणी समूह जो संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। सोन चिरैया, महान भारतीय सारंग, साइबेरियन सारस, सलेटी टिटहरी अति संकटग्रस्त श्रेणी में, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वन्य गधा संकट के नजदीक श्रेणी में, जबकि लाल पांडा संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैंटेल पिजियन तथा इंडियन सनबर्ड भारतीय पक्षियों में से अत्यधिक संकटापन्न किस्म है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही, क्योंकि पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े व्यापक पैमाने पर उपयोग हो रहा। उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है बंजर भूमि का वनीकरण। सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, झूम कृषि उत्तरदायी है जैव विविधता के ह्रास के लिए। वर्ष 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है सिक्किम को। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक की स्थापना करने में निहित है, वह है जीव मंडल निचय रिजर्व। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व। वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है, वानस्पतिक उद्यान। क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग होती है वह है नाइट्रोजन। वनस्पतियों, जानवरों को विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है XC2 संरक्षण द्वारा। वाह्यवासन XC2 संरक्षण रणनीति का उदाहरण है जीन बैंक, उत्तक संवर्धन केंद्र, वानस्पतिक उद्यान, एक्वेरियम, चिड़ियाघर। जबकि किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास से कहीं बाहर संरक्षित किया जाए तो XC2 कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। गहरे समुद्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कोरल रीफ, मरुस्थल में वह पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें प्रजाति विविधता काफी अधिक होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन और कोरल रीफ। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को मुख्य विस्तार पाया जाता है 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। मान लीजिए इक्वेटर है तो 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण इसमें पाया जाता है सर्वाधिक। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास
तथा वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर रहता है क्या, उच्च वर्षा और उच्च तापमान। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को क्या कहा जाता है, जैव विविधता। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। कथन गलत है, क्योंकि ऊपर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो तापमान में भी गिरावट आएगी, वर्षा में भी गिरावट आएगी, तो जैव विविधता कैसे बढ़ेगी। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में। उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है। जाति विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी में से सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, शांत घाटी में। शांत घाटी अवस्थित है केरल में। साइलेंट वैली परियोजना जिस राज्य से संबंधित वह है, केरल। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है, चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव और वूलर झील। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत में शामिल स्थल कुल 75 स्थल हैं। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल भोज आर्द्र स्थल हैं। रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित था नम भूमि के। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व वेटलैंड दिवस 2023 का मुख्य विषय थीम क्या है, इट्स राइट टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है गुजरात में। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहां स्थित है, बेगूसराय में, कबरताल आर्द्रभूमि। जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, आनुवांशिक भिन्नता के क्षेत्र। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि वैश्विक उष्णन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और साथ ही घटित होती है प्रवालों की मृत्यु, जिनमें प्रवाल भित्तियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं, कच्छ की खाड़ी में भी हैं और मन्नार की खाड़ी में भी हैं। तो यह 3 जगहों को आप याद रखिए, प्रश्न किसी भी तरह पूछ सकते हैं कि प्रवाल भित्तियों की कहां पे यहाँ कॉलोनी पाई जाती है। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, वाल्टर जी रोसेन ने। जैव विविधता जिन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनःचक्रण और सस्य परागण। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया गया, जैव विविधता दशक। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB स्थित है कहां, जामनगर गुजरात। पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तरों की कम संख्या। पारिस्थितिकी तंत्र होता है एक गतीय तंत्र होता है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए जो कारण सबसे उपयुक्त है वह है यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया लोकसभा द्वारा 2 नवंबर 2002 को, राज्यसभा द्वारा 11 नवंबर 2002 को। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया 2003 में चेन्नई के तमिलनाडु के चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है, जैव चोरी को रोकता है, देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। NBA की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित वैश्विक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। थोर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावना है। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना के ऊर्जस्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इस तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में पौधा पाया जाता है लद्दाख में। कथन कारण देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। कथन है कारण तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। दोनों कथन सही हैं और जो आ रहे यह सही व्याख्या भी एक ही कर रहा है। भारत सरकार सीबक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का महत्व मृदा संरक्षण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है।
इसमें पोस्की मान होता है। यह उच्च तुंगता यानी कि ऊंचाई वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय पर्णपाती झाड़ी सीबक थोर्न। पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एक गिरावट आई है। इसके लिए उत्तरदायी कारक एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के दर्द निवारक के लिए किया जाता है। दर्द निवारक के रूप में बुखार के इलाज में किया जाता है। दवा कौन सी है? डिक्नोफेलिक सोडियम या डाइक्नोफ्लेनिक सोडियम भी कहीं कहीं मिलेगा, तो दोनों एक ही चीज है। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण जानवरों को जो डाइक्लोफेनिक सोडियम दवा दिया जाना। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। कारण गो पशु मालकों द्वारा रुग्ण पशुओं में उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि डाइक्लोफेनिक। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। यह पक्षी कौन सा था? डोडो। और डोडो का क्या करता था कि यह उस बीज को जब खाता था उसके बाद इसके बीट से जब वो बीज निकलता था तभी वह अंकुरित होता था। मॉरिशस में टम्बलाकोक जिसे डोडो वृक्ष के नाम से जाना जाता है, प्रजनन में असफल रहा, जिसकी वजह से यह लगभग विलुप्त हो रहा है। मुख्य कारण डोडो पक्षी की विलुप्ति। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ है। ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को। डुगोंग नामक समुद्री जीव, डुगोंग जो विलोपन की कगार पर है, वह एक क्या है? स्तनधारी मैमल है। प्रोपिसस जूलीफ्लोरा नामक पादप, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में कुछ तथ्य है, देखते हैं। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन संरक्षण प्राप्त है जो हाईली प्रोटेक्टेड होता है। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे चिंड मिनिवेट, व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है? यह पक्षी हैं। यह एक समुद्री स्तनधारी है। घास खाने की इनकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय भी कहा जाता है। ड्यूगोंग को नीले मीन पक्षी वाली महासिर मछली कहाँ पाई जाती है? कावेरी नदी में। मोरवाभ रस्टी चित्तीदार बिल्ली पाई जाती है पूर्वी घाट, भारत और श्रीलंका दोनों में। इरावदी डॉल्फिन आईयूसीएन के रेड लिस्ट में मिलती है बंगाल की खाड़ी में। जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों यानी हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, वे कौन से हैं? जाति बहुतायतता, स्पीसीज रिचनेस, स्थानिकता और आशंका बोध यानी संकटग्रस्त। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में कुछ कथन है। यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना की गई थी ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स के द्वारा। जैव सुरक्षा का कार्टेजिना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य कहाँ संपन्न हुई थी? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। भारत के ने जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौता हस्ताक्षर किया 23 जनवरी 2001 को। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल संबंधित है आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से। जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है संयुक्त राज्य अमेरिका। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टेजिना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु है भारतीय वन्य गधा। सही सुमेलन है राष्ट्रीय उद्यान और उनकी अवस्थिति। कांजीरंगा, गोलाघाट, नवागांव असम, कुद्रेमुख चिकमंगलूर कर्नाटक, साइलेंट वैली, शांत घाटी, पालघाट केरल। सही सुमेलन है भूगर्भिक विरासत स्थल और स्थान। राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क तिरुचिरापल्ली, शिवालिक पार्क सिरमौर, स्टोमेटोलाइट पार्क चित्तौड़गढ़, लोनार झील बुल्ढाना,
भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान है जो स्थित है बेंगलुरु में। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जिस जनपद में, वह जनपद है पिथौरागढ़। सही सुमेलन है बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य। बांदीपुर कर्नाटक, मेलघाट महाराष्ट्र, बुक्सा पश्चिम बंगाल, पक्केया पाखुई अरुणाचल प्रदेश। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है रामगंगा नदी से। नेशनल पार्कों में से जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्णशीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। नामदफा नेशनल पार्क सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है भूटान में। मानस, नामदफा, नेओरा और फूलों की घाटी नेशनल पार्क में से कौन सा पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? जिस राज्य में स्थित है वह है पश्चिम बंगाल। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है नेपाल में। सही सुमेलित है। दाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा। सारामती शिखर नागालैंड। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं रामगंगा एवं कोसी नदियां। ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू एवं मोरा धनसिरी नदियां प्रवाहित होती हैं कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है कुंती पुजाहा नदी। पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है हरिके आर्द्रभूमि। राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है कोलेरू झील। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मलिस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं स्थापित किया गया है कच्छ की खाड़ी में। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। सही सुमेलित है। सूची 1 से सूची 2। राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़। ओरंग अभ्यारण्य असम। कोठागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है केरल में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुड़गांव गुरुग्राम में। तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है कारिकिली में। जिस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है वह है भूटान। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है क्यू इंग्लैंड में। बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल मैन एंड बायोस्फीयर तंत्र में सम्मिलित किया गया है वह स्थित है श्रीलंका में। अब देखेंगे वैकल्पिक ऊर्जा। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2014 से 2024 तक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में स्थित है गुरुग्राम हरियाणा में। 100% और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है दीव। कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध जिससे है वह है सौर शक्ति उत्पादन के विकास से। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक जरूरत होती है उच्च स्तरीय विशेषज्ञता या प्रौद्योगिकी की। ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा। सौर, पवन, ज्वारी, पनबिजली ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन उदाहरण हैं नवीकरणीय ऊर्जा के। कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है सौर ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहार है सौर ऊर्जा। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, बायोमास तथा मिट्टी के तेल में नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है बायोमास। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा। वह ऊर्जा स्रोत जिससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है सौर ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परावर्तित किया जाता है फोटोवोल्टोइक तकनीक के द्वारा। पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन तथा सौर सेल में से सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है सौर सेल। जीवाश्म ईंधन नहीं है यूरेनियम। पौधे के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे या
पौधे के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यूरेनियम। परमाणुओं के संयोजन अथवा विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है नाभिकीय ऊर्जा। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत में वर्ष 2003 में गठन किया गया है राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। ऊर्जा संकट से तात्पर्य है कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा में से भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। सौर शक्ति, जैव पुंज शक्ति, लघु जल शक्ति तथा अपशिष्ट से अर्जित ऊर्जा में से भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है सौर शक्ति। जैव ईंधन के संबंध में सत्य कथन है। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। बायोडीजल की फसल है जेट्रोफा। एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है। एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है। इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग होता है हरित ईंधन के रूप में। पाइन, करंज, फर्न से भी किण्वीकरण कर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इसे शामिल करते हैं हरित ईंधन स्रोत में। भारत का सबसे पहला पूर्णतः जैविक खेती पर आधारित राज्य है सिक्किम। जोट्रोफा, पोंगामिया और सूरजमुखी की खेती की जाती है बायोडीजल के लिए। नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन आरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अवशिष्ट का निस्तारण। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को प्रारंभ किया गया था 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच स्थित देशों का एक समूह है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन गुरुग्राम हरियाणा में है। ISA का सचिवालय। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही है बायोमास गैसीकरण। जीवभार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कथन सही है। नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। नारियल आवरण, मूंगफली के छिलके तथा धान की भूसी द्वारा उत्पन्न गैस का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए अंतर्दहन इंजन में किया जा सकता है डीजल की जगह। बायोमास में अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है सौर ऊर्जा। कथन ए, कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। कारण, कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं। ए और आर दोनों सही हैं किंतु RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है कोयले में सल्फर की उपस्थिति। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं, माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती हैं क्योंकि ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सब स्टेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती हैं। ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सब स्टेट के रूप में प्रयुक्त करती हैं। ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती हैं। जैव परिवर्तनीय सब स्टेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं MFC भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए और ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु जल की पूर्ति करने के लिए, सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए। भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जोट्रोफा कर्कास के अलावा पोंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? क्योंकि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पोंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पोंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है जिससे
लगभग आधा ओलिइक अम्ल होता है। भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते गंगा डेल्टा में। पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है कहलाती है भूतापीय ऊर्जा। भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख क्षेत्र हैं हिमालय, खंबात बेसिन, सोनाट, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन। सही सुमेलित हैं। खनिज समाप्त होने योग्य, सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य, बायोगैस, मेथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, वन अपरोपण, वर्षा, जैव मूल एस्फाल्ट, वायु एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का महत्व है पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता। बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है जिसका निर्माण नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है, गैर पेट्रोलियम आधारित। हवा में अब देखेंगे प्रदूषण के बारे में। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम, प्राय 2.5 माइक्रोन के लगभग। जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन विभिन्न देशों, नागरिक समाजों व निजी क्षेत्रों का एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर प्रतिबद्ध है। वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु CCAC केंद्रित करता है मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने पर। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया वर्ष 2019 में। सही सुमेलित हैं। सामान्यतः प्रयुक्त उपयुक्त पदार्थ, उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। लिपस्टिक, सीसा, शीतल पेय, ब्रोमीनित, वनस्पति तेल, चाइनीज फास्ट फूड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। जैवोपचारण, वायु रेमिडिएशन। जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग का मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है कहलाते हैं प्रदूषक। मल पदार्थ, कीटनाशक, मूत्र और घरेलू अपशिष्ट में से बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है कीटनाशक। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक मुख्यतः पर्यावरण में प्रवेश करते हैं मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण। धुआं, स्मोक। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति के कारण होता है वह है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेज्य होता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा फ्लाई ऐश में वह जो द्वितीयक प्रदूषक है स्मोक। पारा, प्लास्टिक, एस्बेस्टोस तथा वाहित मल में वह जो जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिरहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं कहलाते हैं जैव विघटित प्रदूषक। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। जब मानवीय या अप्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कणकीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे कहते हैं वायु प्रदूषण। बेंजीन प्रदूषण के कारण या कारक हैं स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, लकड़ी का जलना, तंबाकू का धुआं, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, पॉलीयूरेथिन से निर्मित उत्पादों का प्रयोग। वायु प्रदूषण के 2 स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानवजनित स्रोत। वनाग्नि तथा ज्वालामुखी उद्गार जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NOx इत्यादि आते हैं प्राकृतिक स्रोत में। सीवेज, प्लास्टिक, एस्बेस्टोस तथा पॉलीथीन में वह जो जैव अपघटनीय प्रदूषक है सीवेज। प्रकाश, रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय उत्पन्न होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश, रासायनिक धूम कोहरा शब्द होता है स्मोक और फॉग के मिलने से। जहाँ पर अधिक यातायात रहता है
वहाँ पर भी गर्म परिस्थितियों तथा तेज सूर्य विकिरण से निर्माण होता है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन तथा पेरोक्सी एसीटिल नाइट्रेट से बनता है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा। प्रकाश रासायनिक धूम्र का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? NO2O3 तथा पेरोक्सी एसीटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। गर्म, शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती है, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट आदि। कुछ अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इनमें दोनों शामिल होते हैं, सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। यह गैस वायु में मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। NO2 है भूरे रंग की तीक्ष्ण गैस। नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु O2 से क्रिया करके बना लेती है ओजोन O3। पर ऑक्सिल मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन O3 बना लेते हैं अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 से मिलकर निर्माण करते हैं पेरोक्सी एसीटिल नाइट्रेट का। यह क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधे का विकास कम हो पाता है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली को बाधित करता है। यह एंजाइम प्रणाली को भी प्रभावित करता है। फेफड़ों के अवरोध को भेदकर रक्त प्रणाली में प्रवेश कर जाने वाला पार्टिकुलर मैटर है। PM2.5 वायु में ओजोन की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न कर सकती है। दमा मनुष्य की आंखों में बहुत ज़्यादा जलन या उत्तेजना पैदा करता है। PAN तथा O3 मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं। वायु में मिलकर PAN तथा O3 धुंध बना लेती है। अधिक धूम्र कोहरे के निर्माण से घट जाती है दृश्यता। भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत तथा जेट उड़ान में से अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट उड़ान। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को कहते हैं ध्वनि। ध्वनि की इकाई है डेसिबल। अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोषयुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन योगदान देते हैं ध्वनि प्रदूषण करने में। ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को कहते हैं सोनिक बूम। जो सोनिक बूम को व्यक्त किया जाता है मैक इकाई में। जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनमें उत्पन्न शोर को कहते हैं मैक 1। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रंगहीन तथा अति विषैली होती है, एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है। CO वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण हो जाता है CO2 में। PAN स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड तथा ओजोन में जो एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु WAYU प्रणाली का शुभारंभ किया गया दिल्ली में। सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर है 20। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते जाने जाते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक। PAN ओजोन तथा स्मोग है द्वितीयक प्रदूषक। सल्फर के ऑक्साइड मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है प्राथमिक प्रदूषक। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना लेती है जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से धातु वायु को प्रदूषित करती है लेड। इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है लेड।
बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनके बुद्धि लब्धि लेवल IQ को घटाता है तथा वयस्कों में हृदय व श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है। लेड वायु प्रदूषकों में से रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुस जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में से जो वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक। भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले उत्पन्न आर्सेनिक से होता है, जो उत्पन्न होता है बेड रॉक से। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से बीमारी हो जाती है ब्लैक फुट की। वर्ष 2011 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानक के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा होनी चाहिए 0.01 से 0.05 मिलीग्राम या लीटर। धान का पौधा बेहतर अवशोषक माना जाता है आर्सेनिक का। भूजल के जरिए आर्सेनिक अनाज में पहुंच रहा है, इससे प्रभावित हो रही है समूची खाद्य श्रृंखला। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। उर्वरक अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ाते हैं सुपोषण को। सुपोषण के संदर्भ में सही कथन है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा विपरीत प्रभाव डालते हैं भूमि के जीवों पर। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग से। जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से सही उद्योग उत्तरदायी है चमड़ा उद्योग। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका pH मान 5 से कम हो कहलाती है अम्ल वर्षा। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया पर कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं। इससे पृथ्वी पर होता है अम्ल का जमाव। अम्लीयता का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर जमा होता है शुष्क रूप में। मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क से आर्द्र निक्षेप का अनुपात उच्च रहता है, क्योंकि वहां पर ज़्यादा होता है शुष्क जमाव। इंसीनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है कूड़ा कचरा को जलाने में। अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से कहा जाता है अम्ल निक्षेप। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। उद्योगों एवं यातायात के उपकरणों से निःसृत नाइट्रस ऑक्साइड NO2 तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जैसी गैसें वायुमंडल में स्थित जलवाष्प पे प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं और ओस अथवा वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। यह कहलाती हैं अम्ल वर्षा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है हेलसिंकी प्रोटोकॉल 1985 के तहत। मथुरा की तेल शोधनशालाओं से उत्सर्जित SO2 से उत्पन्न अम्ल वर्षा क्षति पहुंचा रही है ताजमहल के सौंदर्य को। ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है ताज ट्रेपीजियम जोन। SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि यदि लगातार यह पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो पत्थर हो जाता है छत विछत। अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धनायन के बीच आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का निक्षालन हो जाता है एवं समाप्त हो जाती है मृदा की उर्वरता। अम्ल वर्षा में वे प्रदूषक जो वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड।
अम्ल वर्षा होती है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। शंकुधारी वृक्षों के घने कैनोपी में पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है अम्ल वर्षा का निक्षेप। अम्ल वर्षा से कम हो जाता है मृदा के पीएच का मान। अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं को उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों से टूटने में मदद करती है। ये धातु पीने योग्य जल एवं मृदा में प्रवेश कर दुष्प्रभाव डालते हैं बच्चों के तंत्रिका तंत्र पर। वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। एक वायु प्रदूषक गैस और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है सल्फर डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है यूट्रोफिकेशन। जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को कहते हैं सुपोषण। सुपोषण से जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है कम। अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है। इसे कहते हैं शैवाल ब्लूम। एस वेस्ट फाइबर से घिरे वातावरण में ज़्यादा देर रहने से हो जाता है एसवेस्टोसिस। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो जलाने से प्राप्त होता है कोल, पत्थर के कोयले को। कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है फ्लाई ऐश। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर में जीवों में होते हैं श्वसन संबंधी रोग, जिसे वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक या अन्य कण निस्यंदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। फ्लाई ऐश से ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे कहलाते हैं ग्रीन मफलर। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक रिसाव की घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस रही थी वह थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस के रिसने पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई MIC। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था मेथाइल आइसोसाइनाइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से। मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। यह एलिथीन C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है पॉलीथीन। इसकी खोज 1953 ईस्वी में इटली के रसायन शास्त्री गिलियो नत्ता और कार्ल जिगलर जर्मनी ने की। इन्होंने सर्वप्रथम देखा कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के कण आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं तथा एकल बंध एवं द्विंद के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस खोज के लिए गिलियो नत्ता एवं कार्ल जिगलर को 1963 ईस्वी में रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। पॉलीथीन की भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में सही कथन है। इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ था। यह उपयोग के लिए प्लास्टिक कचरे से बना है। वस्तु जो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती प्लास्टिक। जैव निम्नीकरणी है रबर। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणी। लकड़ी का टुकड़ा, चमड़े का जूता, कपड़ा तथा प्लास्टिक का थैला में से जिसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है प्लास्टिक का थैला। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है लाइकेन। शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है लाइकेन का निर्माण। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये होते हैं बड़े संवेदनशील। प्रदूषक संकेतक पौधा है लाइकेन। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है लाइकेन। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता VOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण में। VOD का अधिक होना दर्शाता है जल के संक्रमित होने को। कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है तथा O2 का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप मात्रा घट जाती है खुली ऑक्सीजन की। कुछ ही सहनशील प्रजातियों के जीव तथा कुछ कीटों के डिंब ही बहुत अधिक प्रदूषण तथा कम DO वाले जल में जीवित रह सकते हैं, जैसे एनेलीड। जिस जलाशय के DO का मान 8.0 mgl से नीचे हो जाता है उसे रखा जाता है संक्रमित जल की श्रेणी में। जिस जलाशय के DO का मान 8.0 mgl की पावर -1 से नीचे हो जाता है उसे रखा जाता है संक्रमित जल की श्रेणी में। किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की।
जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। जैव उपचारण, जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे कहा जाता है स्व स्थानीय जैव उपचार। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य जगह ले जाकर इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसे कहते हैं बाह्य स्थानीय जैव उपचार। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार की क्रिया करना कहलाता है फाइटो निष्कर्षण। जल प्रदूषक नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में से वह राज्य जहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के इलाकों तथा बांग्लादेश की पद्मा मेघना के इलाकी मैदानों में भूमिगत जल अत्यधिक प्रदूषित है आर्सेनिक प्रदूषण से। आर्सेनिक प्रदूषित जल पाया जाता है अर्जेंटीना, चिली, चीन, बांग्लादेश, भारत, मैक्सिको तथा यूएसए में। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में भूमिगत जल अत्यधिक प्रभावित है आर्सेनिक प्रदूषण से। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण में से नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक होता है ऊष्मीय प्रदूषण का। तत्कालीन सोवियत संघ रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी 26 अप्रैल 1986 को। विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स से उत्पन्न होने वाला विकिरण स्रोत है रेडियो एक्टिव प्रदूषण का। विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवंशिक गुणों पर भी पड़ता है हानिकारक प्रभाव। जैविक रूप से अपघटित होता है मल। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है लेड। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है लेड सीसा का। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं लेड के कारण। पेयजल में कैडमियम की अधिकता से हो जाता है इटाई रोग। पारा मरकरी युक्त जल पीने से हो जाता है मिनामाटा रोग। वर्ष 1987 से इस अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया है। वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत जनवरी माह में उत्पन्न मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना ला नीना। अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है दामोदर नदी। यमुना, गोमती, सई और तमसा में कौन सी उत्तर प्रदेश की नदियां पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई हैं? यमुना और गोमती। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? आर्जीमोन के बीज। आर्जीमोन मैक्सिकाना मैक्सिमा में पाई जाने वाली पोस्ती की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से जो महामारी फैल सकती है वह है ड्रॉपसी। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फोटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समवृद्धि का क्या कारण तत्व हो सकते हैं? ज्वार, नदमुख से पोषकों का प्रस्राव, मानसून में भूमि से जलवाह, समुद्रों में उत्प्रवाह। एशियाई भूरा बादल अधिकांशतः फैला था दक्षिण एशिया में। एशियाई ब्राउन क्लाउड या एशियाई भूरा बादल उत्पन्न होता है वायु प्रदूषण के कारण। कथन है जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है। कारण मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। ए सही है परंतु आर गलत है। एक रंगहीन गंधहीन रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है रेडान। फेफड़े का कैंसर तथा रक्त कैंसर की संभावना होती है रेडान गैस से। घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को कहा जाता है घरेलू वायु प्रदूषण। WHO के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु होती है घरेलू वायु प्रदूषण के कारण। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा सीसा लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं प्रगलन इकाइयां पेंट। घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पेंट में असुरक्षित स्तर तक हो सकती है शीशे की मात्रा। मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है शीशे की अधिक मात्रा से। सही सुमेलित हैं।
सूची 1, सूची 2 वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग। एस्बेस्टस धूल फेफड़ा, सीसा मस्तिष्क, पारा उदर। एस्बेस्टस जहरीला पदार्थ है, इसकी धूल से हो सकता है फेफड़े का कैंसर। पारे की विषाक्तता से उत्पन्न होती है उदर संबंधी समस्याएं। सही सुमेलन है। प्रदूषक और प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर। धूलकण श्वास संबंधी रोग। सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम। रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करती हैं तथा यह हृदय को क्षति पहुंचाती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषकों में चारों ही शामिल हैं: कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। धान की फसल स्रोत है मीथेन CH4 एवं नाइट्रस ऑक्साइड NO2 का। सही सुमेलित है। घटना और यौगिक। अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश, रासायनिक धुंध, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन परत का क्षरण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्ल वर्षा को कहा जाता है झील कातिल। चीन, जापान, नॉर्वे तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में से जिस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे। उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में सही कथन है। फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जाता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप उपोत्पाद के रूप में प्राप्त होता है फ्लाई ऐश। यह सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसी जहरीले भारी गैस धातुओं के कण भी होते हैं फ्लाई ऐश में। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणामस्वरूप आविशों का उत्पादन होता है जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। जिसके द्वारा उत्पादित होते हैं वह हैं फफूंदी। मुख्यतः एस्परजिलस फ्लेवज के द्वारा उत्पन्न होता है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन में एक कैंसर जनित पदार्थ होता है जो उत्पन्न करता है यकृत कैंसर को। वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है साइक्लोन डिवाइडर। कारखानों की चिमनियों से निस्सृत धुएं तथा कालिक के साथ मिश्रित कणकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को कहते हैं बैग फिल्टर। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित सही कथन है: यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, यह कैंसर पैदा करता है। यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। ऑयल जैपर एक बैक्टीरिया शंका है। यह 5 बैक्टीरिया को मिलाकर विकसित किया जाता है। इससे उपस्थित बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिक को अपना भोजन बनाते तथा उनको परिवर्तित कर देते हैं हानि रहित CO2 एवं जल में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है लंदन में। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के सुरक्षा सुधार संबंधी उपाय करने और पोतों से होने वाले समुद्री रोकथाम की जिम्मेदारी है। संस्था उत्तरदायित्व और मुआवजा से संबंधित वैधानिक मामलों को देखने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाने का कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जैव शौचालय प्रणाली में अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसे पानी और गैस मीथेन में परिवर्तित कर देता है। अवायवी जीवाणु जैव शौचालय प्रणाली में पानी का टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है, जबकि गैस हो जाती है वाष्पीकृत। भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं आर्सेनिक, फ्लूओराइड तथा यूरेनियम। नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है फ्लूओराइड के प्रदूषण द्वारा। यद्यपि पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है जो मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करता है, परंतु इसका अत्यधिक सांद्रण फ्लूओरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। अत्यधिक फ्लूओराइड की ग्रहण करने की परिणाम स्वरूप संभावना बढ़ जाती है कुवड़ पीठ होने की। पैरों के मुड़ने के कारण होता है जिसे नौकनी संलक्षण कहते हैं। उच्च फ्लूओराइड संग्रहण
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड VOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। कैल्शियम पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादप प्लवकीय होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी महासागरों के अम्लीकरण के कारण। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को बनाया गया 1974 में। CO2 के लिए एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है समुद्र। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत आच्छादित है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। यूरोपीय देशों में वर्ष 1992 में यूरो मानक 1 तथा वर्ष 1997 में लागू कर दिया गया था यूरो मानक 2। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध रूप से यूरो मानकों को भारत में क्रियान्वित करने की संस्तुति की थी माशेलकर समिति ने। स्वच्छ परिवहन अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने भारत को इस बात की छूट दी कि वह वर्ष 2020 में यूरो V स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने भारत को इस बात की छूट दी है कि वह वर्ष 2020 में यूरो 5 के बदले अपना सकता है सीधे यूरो 6 को। VS 4 मानक भारत में लागू कर दिया गया था 1 अप्रैल 2017 से। VS 6 मानक भारत में लागू होने की निर्धारित तिथि 1 अप्रैल 2020 को। यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा होनी चाहिए 0.05% या इससे कम। यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारणतया वायुमंडलीय गैसों में विचार में लिया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। भारत में 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है वायु गुणवत्ता सूचकांक। शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है 17 अक्टूबर 2014 को। यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर बताने के लिए एक संख्या, एक रंग, एक विकिरण के रूप में कार्य करता है। उल्लेखनीय है कि इस पहल को आरंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान के तहत। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से सर्वाधिक प्रदूषित नगर था झरिया। वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड CO को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्तरित होती है पैलेडियम या पैलेटिनम या रोडियम से। कथन है मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है कारण उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। A तथा R दोनों सही है तथा RA की सही व्याख्या है। कृषि मृदाएं पर्यावरण में निर्मुक्त करती हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। उर्वरक पीड़कनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक नष्ट कर देते हैं मृदा के सूक्ष्म जीवों को। भारत के जिस महानगर में प्रतिदिन सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है मुंबई और दिल्ली में कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों अपहोल्स्ट्री में ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग कुछ चिंता का विषय है, हालांकि उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। वे मनुष्यों और पशुओं में संचित हो सकते हैं। रासायनिक, जैविक तथा फोटोलिटिक प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिकों को कहते हैं पॉप्स अर्थात चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषण। स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय द्वारा कुछ चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की सूची में शामिल किया है ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों को। विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है क्योंकि वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। विस्तारित उत्पाद दायित्व आरंभ किया गया भारत में अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011। अब देखेंगे जल संरक्षण।
झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित हुआ वर्ष 2009 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ वर्ष 1974 में। इसे वर्ष 1988 में संशोधित किया गया। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 2022 का विषय थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। विश्व जल दिवस 2023 का मुख्य विषय है एक्सेलरेटिंग चेंज। शुद्ध जल कोयला, पेट्रोलियम तथा मछली में ऐसे जैविक संसाधन नहीं है शुद्ध जल। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया वर्ष 1985 में। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का संभावित परिणाम हो सकता है भौम जल का प्रदूषण तथा भौम जल स्तर का नीचे चले जाना। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई फरवरी 2009 में। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया है नमामि गंगे। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGBRA का गठन किया गया है फरवरी 2009 में। NGBRA का लक्ष्य था कि गंगा को उसमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट व अशोधित सीवेज जल से मुक्ति दिला दी जाए। वर्ष 2020 केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। वर्ष 2009 में भारत ने स्वच्छ गंगा के लिए स्थापित किया राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। जिस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है वह है राजेंद्र प्रसाद। तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन है राजेंद्र सिंह। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में जिसे लाया जाता है क्लोरीन। मरुस्थल जलों में जल ह्रास को रोकने के लिए पूर्ण रूपांतरण होता है कठोर एवं मोमी पर्ण, लघुपर्ण अथवा पर्णहीनता पर्ण की जगह कांटों में। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए प्राय बदल जाती हैं कांटों में। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है? नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। IUCN ने इन्हें रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त वर्ग में रखा है। गंगेटिक डॉल्फिन। भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना की जा रही है पटना में गंगा नदी के तट पर। कई डॉल्फिन संयोग से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती हैं, इसे कहते हैं बाई कैच। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया था वर्ष 1997 से। यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका प्रभाव पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना आरंभ की गई थी। इसी कार्य योजना का एक भाग है राष्ट्रीय जल मिशन। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन शेष एक्ट लागू किया गया 1977 में। चेन्नई, कानपुर, कोलकाता तथा मुंबई में से पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है कोलकाता में। ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण हेतु सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है हरियाली योजना। जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट UV विकिरण की भूमिका है। यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देती है। पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का है विद्युत चुंबकीय विकिरण। जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। यह होते हैं ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरेमीन। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 1993 में। यमुना कार्य योजना तथा गोमती कार्य योजना को अप्रैल 1993 में अनुमोदित किया गया। गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया था 11 से 13 मार्च 2016 के बीच। वर्तमान में मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना 2017 चलाई जा रही है। यह स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यमुना की राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण
की प्रमुख विशेषता है नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे गंगा होकर बहती है इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। वह प्राधिकरण है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वे हैं भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़, पिचोला राजस्थान। ओडिशा की डल झील NLCP के अंतर्गत शामिल है बिंदुसागर। ओडिशा की यह झील राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है भीमताल को। फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को समन्वित कर आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना। अब देखेंगे विविध के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का मुख्य विषय था इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का मुख्य विषय थीम था जैव विविधता। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का मुख्य विषय था यह थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ हुआ 1 जून 2021 को। WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय DMI द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है AGMAR एगमार्क, जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम आर्कटिक शोध केंद्र वर्ष 1983 से 84 में स्थापित भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना की वर्ष 1988 से 89। वर्ष 2012 में स्थापित अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है भारती की स्थापना की गई वर्ष 2012 में। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है एजेंडा 21। सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैरबद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना है एजेंडा 21 हुई। वह है कार्य योजना जो वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED के दौरान सृजित की गई थी एजेंडा 21। एजेंडा 21 से संबंधित क्षेत्र है सतत विकास, सही सुमेलित है सूची 1, सूची 2 त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है लखनऊ में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है हैदराबाद में। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थित है जयपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी स्थित है पुणे में। वर्ष 2023 तक भारत के कितने स्थल को यूनेस्को UNESCO द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हो चुका है? 40। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित की गई इमारत है महाबोधि मंदिर। सुनामी की उत्पत्ति जिसके द्वारा होती है वह है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप। अप्रैल 2023 तक भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है? 12। सही सुमेलित है। देखेंगे हम पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान, सही सुमेलित है। एपिको आंदोलन P हेगड़े, चिपको आंदोलन SL बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, शांत घाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम अली। नॉर्मन बोरलॉन्ग को वर्ष 1970 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था शांति के क्षेत्र में। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था? वह है विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण
दिवस मनाया जाएगा अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार। विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 31 मई को। विश्व तंबाकू निरोध दिवस 2023 की थीम है वी नीड फूड। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य तक धूम्रपान मुक्त होना है, 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना है। 19 नवंबर जिस दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस के रूप में सही सुमेलित है। यह महत्वपूर्ण दिवस है और दिनांक दिए गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार, विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। सही सुमेलित है। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009, राष्ट्रीय जल मिशन 2011, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण 2014, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2010। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम है समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया गांधी जयंती पर। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जिस जिले में की जा रही है वह है धार, मध्य प्रदेश। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी अवस्थित है जोधपुर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी स्थित है जोधपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया वर्ष 1937 में। विज्ञान का वह क्षेत्र जिस एक में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा नदी डॉल्फिन। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए जिनको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है वह है हीलियम। मानवीय जनसंख्या की श्रेष्ठतम जीवन यापन के लिए जो कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वनारोपण। अगर किसी क्षेत्र का लैंडस्केप आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? उसी समय स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद। वह हरिकेन जिसने सन 2012 में यूएसए के उत्तर पूर्व एवं पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया सैंडी। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का मुख्य विषय थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। यह नए शास्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है। यह राज्यों पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। रासायनिक आयुध निषेध संगठन। इस समय 193 सदस्य देश हैं जो विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। OPCW में विश्व की 98% जनसंख्या भूभाग व रासायनिक कारखानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। OPCW के सदस्य देश हरित भारत मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन अडेप्टेशन एवं न्यूनीकरण मिटिगेशन के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार जिस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है पर्यावरण सुरक्षा। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 के विजेता हैं लेबनान के आर्सेन सील, पेरू के कॉन्स्टेंटिनो ओक्का चुटास तथा कैमरून की सेशली विवियाने जैवेट प्रेरणा व कार्यवाही श्रेणी में। ब्रिटेन के सर पार्थ दास गुप्ता विज्ञान व नवाचार श्रेणी में। भारत की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को उद्यमी दूरदृष्टि श्रेणी में। प्राकृतिक आपदा ह्रासीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है वर्ष 1990 से 1999 को। प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है सिएरा लियोन, जिसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया, जिसे डायनोसोरम का कब्रिस्तान कहा जाता है मोन्टाना। इकोमार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। उपभोक्ता उत्पादों में से इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित है साबुन एवं अपमार्जक, कागज एवं प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसोल। भारत में पूर्व संवेष्टित प्री पैकेज्ड वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेवल पर जो सूचना अंकित करना अनिवार्य है वह है संघटकों की सूची, जिसमें संयोजी शामिल है पोषक विषयक सूचना शाकाहारी या मांसाहारी।
मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है फसली भूमि, जो भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिमत है एस स्वामीनाथन। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी सदाबहार फल वृक्ष है लोकार्ट का। मौसम अनुश्रवण युक्त सोडार स्थापित है कैगा तथा कलपक्कम में। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना जिस नगर में दृश्यमान होती है वह है मसूरी। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से जिस युग में हिमानीकृत हुआ वह है प्लीस्टोसीन हिमयुग। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं या भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीड़ों को पकड़ते हैं। ऐसा पक्षी है साधारण मैना। यह हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय एशिया में पाया जाने वाला पक्षी है। इसका मुख्य आहार आर्द्रभूमि के छिछले जलीय स्थलों में पाई जाने वाली छोटी मछलियां हैं। चित्रित बालक यह तिब्बत के पठार, भूटान तथा भारत के अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख आदि में पाया जाता है। यह सर्वभक्षी है जो पौधों की जड़, कंदमूल, आलू, कीड़े मकोड़े, मछलियां, मेंढक, अनाज सभी कुछ खाता है, किंतु मुख्य रूप से कटाई के पश्चात खेतों में अन्न के अवशेषों को अपने आहार के रूप में प्रयोग करता है। काली गर्दन वाला सारस शीतोष्ण कटिबंधी वन, उष्ण कटिबंधी वन, शीतोष्ण कटिबंधी घास प्रदेश तथा उष्ण कटिबंधी सवाना में से जिसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है शीतोष्ण कटिबंधी घास प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कच्छ की खाड़ी में। भीतरकनिका, जिसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है, अवस्थित है ओडिशा में। भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में सही कथन है। इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ। यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पूर्वावलोकन सार घटना चक्र की क्लास आज की हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए कुछ धमाकेदार लेके आते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।